नमस्कार और द डीप डाइव में आपका फिर से स्वागत है। वो जगह जहां हम जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं और आपके लिए लाते हैं सबसे जरूरी ज्ञान के मोती। पिछली बातचीत में हमने एक दिलचस्प बात जानी थी कि पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती। हाँ। उन्हें जरूरत होती है उन पोषक तत्वों की जो मिट्टी प्रदान करती है। हाँ, आज हम इसी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। सवाल यह है कि अगर मिट्टी नहीं तो फिर ये पोषक तत्व पौधों तक पहुंचते कैसे हैं? सही। यहीं पर ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स काम आते हैं। बिल्कुल। और ये जानना भी मजेदार है कि पौधों को बिना मिट्टी के उगाने के कई अलग अलग तरीके खोजे गए हैं। हालांकि अनगिनत वेरिएशंस मौजूद हैं, पर असल में ये सब 6 मुख्य प्रकारों में ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की हमारी खोज इन्हीं 6 बुनियादों को समझने पर केंद्रित होगी। हाँ, और ये समझना जरूरी है क्योंकि हर सिस्टम की अपनी खासियतें हैं और शायद कुछ कमियां भी। तो चलिए पहले उन 6 मुख्य हाइड्रोपोनिक प्रणालियों के नाम जान लेते हैं ताकि एक खाका सा बन जाए दिमाग में। हाँ, लिस्ट बता दीजिए पहले। पहला है न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक, जिसे एनएफटी कहते हैं। एनएफटी, ठीक है। दूसरा है डीप वाटर कल्चर या डीडब्ल्यूसी, इसे राफ्ट सिस्टम भी कहते हैं। DWC राफ्ट सिस्टम, ओके। तीसरा है एब एंड फ्लो, जिसका दूसरा नाम फ्लड एंड ड्रेन भी है। एब एंड फ्लो, फ्लड एंड ड्रेन। चौथी है ड्रिप सिस्टम, ये नाम तो सुना होगा। हाँ, ड्रिप इरिगेशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। पांचवी थोड़ी हाईटेक, एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स। और छठी सबसे सरल, विक सिस्टम। विक सिस्टम, ठीक है। तो ये हैं वो 6 खिलाड़ी। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, कौन सी फसलें इनमें सबसे अच्छी उगती हैं, और शायद सबसे जरूरी बात, क्या ये उन लोगों के लिए ठीक है जो भी शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो तैयार हैं पहली प्रणाली को समझने के लिए, एनएफटी? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक यानी एनएफटी से। ये व्यावसायिक स्तर पर कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोपोनिक्स करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। हाँ, मैंने सुना है। जैसे बड़े लेट्यूस फार्म्स होते हैं, वो अक्सर एनएफटी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? ये काम कैसे करता है असल में? कल्पना कीजिए, कुछ लंबी थोड़ी ढलान वाली नालियां या चैनल हैं, जैसे प्लास्टिक के गटर होते हैं ना। उनके ऊपर थोड़े थोड़े दूरी पर छेद होते हैं जिनमें पौधे लगे होते हैं, अक्सर नेट पॉट्स में। ठीक है। पौधों की जड़ें इन छेदों से नीचे लटकती हैं। अब इन नालियों के ऊपरी सिरे से पोषक तत्वों वाला पानी लगातार छोड़ा जाता है। ओके। ये पानी ग्रेविटी के कारण ढलान पर बहता हुआ नीचे आता है और जड़ों को छूते हुए एक पतली सी परत, एक फिल्म बनाता हुआ आगे बढ़ता है। अच्छा, तो न्यूट्रिएंट फिल्म नाम इसी पतली बहती परत से आया है। हाँ, बिल्कुल। और नीचे पहुंचकर ये पानी वापस टैंक में चला जाता है और फिर से पंप होकर ऊपर आ जाता है। एक साइकिल चलती रहती है। और क्योंकि पानी लगातार बह रहा है, तो इसका मतलब जड़ों को कभी सूखने का मौका ही नहीं मिलता। सही पकड़ा। और इससे भी जरूरी बात यह है कि जड़ों को एक ही समय पर 3 चीजें मिलती हैं: पानी, उसमें घुले हुए पोषक तत्व, और क्योंकि पानी की परत पतली है और बह रही है, तो जड़ों का बाकी हिस्सा हवा के संपर्क में रहता है। उससे उन्हें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, पानी, पोषण और ऑक्सीजन तीनों एक साथ। हाँ, ये तीनों का संतुलन, यही एनएफटी की असली ताकत है। ये तो बहुत कुशल तरीका लगता है। तो फिर ये किन पौधों के लिए सबसे अच्छा काम करता है? आपने लेटेस्ट का जिक्र किया था। हाँ, एनएफटी खास तौर पर हल्की, तेजी से बढ़ने वाली पत्तेदार सब्जियों के लिए बेहतरीन है। जैसे लेट्यूस, पालक, स्विस चार्ड, तरह तरह की जड़ी बूटियां जैसे तुलसी, पुदीना, धनिया, ये सब इसमें खूब फलते फूलते हैं। अच्छा। इसकी वजह यह है कि इन पौधों की जड़ों को बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं होती और वे इस बहते पानी से पोषण आसानी से ले लेते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई सीमाएं भी हैं? क्या इसमें सब कुछ उगाया जा सकता है, टमाटर वगैरह? नहीं, सीमाएं हैं। बड़े और भारी पौधे जैसे टमाटर, खीरा या शिमला मिर्च एनएफटी के लिए आदर्श नहीं माने जाते। क्यों? एक तो उनकी जड़ प्रणाली ज्यादा बड़ी होती है और फिर फल लगने पर पौधे का वजन भी बढ़ जाता है। एनएफटी सिस्टम आमतौर पर इन भारी पौधों को उतना सहारा नहीं दे पाता। और एक और बात, अगर पंप फेल हो जाए या बिजली चली जाए, तो पानी का बहाव रुक जाता है और वो पतली फिल्म होने के कारण जड़ें बहुत जल्दी सूख सकती हैं। ये एक रिस्क है। समझ गया। तो एनएफटी एक तरह से जड़ों के नीचे बहती पोषक तत्वों की एक छोटी तेज नदी है,
पत्तेदार सब्जियों के लिए शानदार, लेकिन भारी बोझ उठाने के लिए नहीं बनी। और इसमें निरंतरता, मतलब वो फ्लो, जरूरी है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, खासकर जहां जल्दी फसल तैयार करनी हो, जैसे कमर्शियल फार्म्स में। चलिए अब एनएफटी की बहती नदी से आगे बढ़ते हैं और एक अलग नजरिया देखते हैं। क्या हो अगर जड़ें सीधे पोषक तत्वों की एक शांत झील या तालाब में ही डूबी रहें? यहीं पर शायद वो दूसरा वाला डीप वाटर कल्चर यानी डीडब्ल्यूसी सिस्टम आता है। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। डीडब्ल्यूसी, जिसे कभी-कभी राफ्ट सिस्टम भी कहते हैं, अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। सादगी कैसे? इसमें एक बड़ा टैंक या कंटेनर होता है, जिसमें पोषक तत्वों का घोल भरा होता है। पौधे अक्सर नेट पॉट्स में एक ढक्कन या स्टाइरोफोम जैसी तैरने वाली शीट पर लगे होते हैं, जिसे राफ्ट कहते हैं। अच्छा, तभी राफ्ट सिस्टम। हाँ, और उनकी जड़ें सीधे नीचे पानी में लटकी रहती हैं। तो इसमें पानी बहता नहीं है, स्थिर रहता है। हाँ, लेकिन फिर जड़ों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? वो डूबेंगी नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जड़ों को ऑक्सीजन की उतनी ही जरूरत होती है जितनी पानी और पोषक तत्वों की। डीडब्ल्यूसी में इसका समाधान एक एयर पंप और एयर स्टोन से किया जाता है। एयर स्टोन, वो जो एक्वेरियम में होता है? हाँ, बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे मछली के एक्वेरियम में होता है। एयर पंप हवा को पाइप के जरिए टैंक में लगे एयर स्टोन तक भेजता है, और एयर स्टोन पानी में छोटे छोटे बुलबुले छोड़ता है। अच्छा। ये बुलबुले पानी में ऑक्सीजन घोलते रहते हैं, जिससे जड़ें स्वस्थ रहती हैं और डूबती नहीं। अच्छा, तो एनएफटी नदी है और डीडब्ल्यूसी ऑक्सीजन वाली झील। इसकी सादगी का क्या मतलब है? क्या इसे सेटअप करना आसान है? हाँ, तुलनात्मक रूप से ये काफी सरल है। इसमें एनएफटी की तरह नालियों या जटिल प्लम्बिंग की जरूरत नहीं होती। बस एक कंटेनर, एक ढक्कन, एयर पंप, एयर स्टोन और नेट पॉट्स चाहिए। इसीलिए ये शुरुआती लोगों, घरेलू बागवानों और खासकर स्कूलों में शैक्षिक प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत लोकप्रिय है। अच्छा। इसे बनाना और चलाना आसान है, और इसमें पौधे, खासकर लेट्यूस जैसी पत्तेदार सब्जियां, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जड़ों को 24/7 पानी, पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो कम लागत, आसान सेटअप और तेज नतीजे इसे आकर्षक बनाते हैं। क्या इसमें भी कोई कमियां हैं या कुछ ध्यान रखने वाली बातें? हाँ, कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। पानी का तापमान कंट्रोल करना जरूरी है, खासकर गर्म मौसम में। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है और जड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। और क्योंकि पानी स्थिर रहता है, तो पोषक घोल का संतुलन और पीएच लेवल नियमित रूप से जांचना और एडजस्ट करना पड़ता है। और बड़े पौधों के लिए? बड़े पौधों के लिए इसमें भी सहारे की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, ठीक है। तो डीडब्ल्यूसी शुरुआती लोगों के लिए एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट हो सकता है। बस पानी के तापमान और घोल की थोड़ी निगरानी रखनी होगी। बिल्कुल। अब अगर हम एक ऐसा सिस्टम देखें जो एनएफटी के निरंतर प्रवाह और डीडब्ल्यूसी की स्थिरता के, मतलब बीच का रास्ता अपनाता हो, हाँ, तो वो है एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो यानी उतार और चढ़ाव, या जैसा आपने कहा फ्लड एंड ड्रेन, बाढ़ और निकास। ये नाम तो सुनने में ही प्रक्रिया बता रहे हैं। ये कैसे काम करता है? सही समझ रहे। इस सिस्टम में पौधे एक ट्रे या कंटेनर में रखे जाते हैं, जो किसी ग्रोइंग मीडियम से भरा होता है। ग्रोइंग मीडियम? मिट्टी नहीं? नहीं, मिट्टी नहीं। ये मीडियम मिट्टी जैसा नहीं होता, बल्कि जड़ों को सहारा देने और नमी बनाए रखने का काम करता है। जैसे क्ले पेबल्स होते हैं, मिट्टी की पकी गोलियां। अच्छा, वो गोल गोल भूरे रंग के। हाँ, वही। या परलाइट, वर्मिक्यूलाइट, रॉकवुल, कई तरह के होते हैं। ओके। इस ट्रे के नीचे एक दूसरा टैंक होता है, जिसमें पोषक घोल भरा होता है। ठीक है। और फ्लड एंड ड्रेन वाला हिस्सा कहाँ आता है फिर? यहाँ एक टाइमर और पंप का इस्तेमाल होता है। टाइमर एक निश्चित अंतराल पर पंप को चालू करता है। हाँ, पंप नीचे वाले टैंक से पोषक घोल को ऊपर ट्रे में भेजता है, जिससे ग्रोइंग मीडियम और जड़ें पूरी तरह भीग जाती हैं। ये हुआ फ्लड या बाढ़ वाला चरण। ओके, ट्रे भर गई। हाँ, कुछ देर बाद टाइमर के अनुसार ही पंप बंद हो जाता है और पानी ग्रेविटी के कारण या साइफन इफेक्ट से वापस नीचे टैंक में चला जाता है। ये हुआ एब या निकास चरण। अच्छा, ये चक्र दिन में कई बार दोहराया जाता है। ये तो दिलचस्प है। तो जड़ों को बारी बारी से दो अलग अलग माहौल मिलते हैं, मतलब कभी पानी कभी हवा? एकदम सही। जब ट्रे पानी से भरी होती है, फ्लड, तो जड़ों को पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। और जब पानी निकल जाता है, ड्रेन,
तो जड़ों के आसपास की हवा ताज़ा हो जाती है और उन्हें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। ये गीले और सूखे का चक्र कई पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये सिस्टम किन पौधों के लिए ज्यादा उपयुक्त है? एनएफटी और DWC तो पत्तेदार सब्जियों के लिए अच्छे थे, ये किसके लिए है? एब एंड फ्लो काफ़ी वर्सेटाइल है, मतलब बहुमुखी है। ग्रोइंग मीडियम होने के कारण ये उन पौधों को अच्छा सहारा देता है जिनकी जड़ प्रणाली बड़ी होती है या जो फल देते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, खीरा, स्ट्रॉबेरी, और यहाँ तक कि कुछ जड़ वाली सब्जियां भी इसमें उगा लेते हैं लोग। घरेलू उत्पादक इसे पसंद करते हैं क्योंकि एक ही सिस्टम में कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती है, जैसे टाइमर या पंप का फेल होना? हाँ, वो एक संभावित समस्या है, बिल्कुल। अगर टाइमर या पंप खराब हो जाए तो या तो जड़ें ज्यादा देर सूखी रह सकती हैं या लगातार पानी में डूबी रह सकती हैं। दोनों ही ठीक नहीं है। हाँ, दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। इसलिए सिस्टम की नियमित जांच जरूरी है और ग्रोइंग मीडियम का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। कभी-कभी उसमें पोषक तत्वों के अवशेष जमा हो सकते हैं, तो सफाई की जरूरत पड़ती है। अब तक हमने बहते पानी, स्थिर पानी और पानी के आने जाने वाला सिस्टम देखा। अगला कौन सा है? ड्रिप सिस्टम। ये नाम तो सुना हुआ लगता है खेती में। हाँ, ड्रिप सिस्टम का सिद्धांत वैसा ही है जैसा पारंपरिक खेती में ड्रिप सिंचाई का होता है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में ये ज्यादा नियंत्रित और कुशल होता है। इसे समझना भी काफी आसान है। कैसे काम करता है ये? इसमें भी एक पोषक घोल का टैंक और एक पंप होता है जो अक्सर टाइमर से जुड़ा होता है। पंप घोल को पतली ट्यूबों या पाइपलाइन के नेटवर्क के जरिए पौधों तक पहुंचाता है। हर पौधे के पास एक छोटा ड्रिपर या एमिटर लगा होता है। अच्छा। जो पोषक घोल को धीरे धीरे बूंद बूंद करके सीधे पौधे के आधार पर या ग्रोइंग मीडियम में टपकाता है। तो हर पौधे को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी और पोषण मिलता है, एकदम टारगेटेड। बिल्कुल, ये बहुत सटीक तरीका है। पौधे आमतौर पर किसी सबस्ट्रेट या ग्रोइंग मीडियम में लगे होते हैं, जैसे कोको कॉयर, रॉकवूल, परलाइट। ये नमी बनाए रखता है और जड़ों को सहारा भी देता है। और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसका क्या? हाँ, जो अतिरिक्त घोल होता है वो या तो नीचे बहकर इकट्ठा हो जाता है और वापस टैंक में चला जाता है। इसे रीसर्कुलेटिंग या क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। ओके। या फिर उसे बह जाने दिया जाता है। इसे रन टू वेस्ट या ओपन सिस्टम कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है? रीसर्कुलेटिंग सिस्टम पानी और पोषक तत्वों की बचत करता है, जो अच्छा है, लेकिन रन टू वेस्ट में घोल के संतुलन की चिंता थोड़ी कम रहती है क्योंकि पुराना घोल वापस नहीं आता। अच्छा, ये सिस्टम किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा कारगर है? कहाँ इस्तेमाल होता है ज्यादा? ड्रिप सिस्टम बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती के लिए बहुत लोकप्रिय है, खासकर उन फसलों के लिए जो बड़ी और भारी होती हैं, जैसे टमाटर, खीरे, मिर्च, बैंगन और यहाँ तक कि तरबूज और खरबूजे भी उगाते हैं इसमें। ग्रोइंग मीडियम जड़ों को अच्छा सहारा देता है और हर पौधे को नियंत्रित खुराक मिलने से पैदावार अच्छी होती है। इसे स्थापित करना मध्यम रूप से जटिल हो सकता है, लेकिन एक बार सेट हो जाने पर यह काफी विश्वसनीय होता है। तो इसे ऐसे सोच सकते हैं कि हर पौधे का अपना पर्सनल आईवी ड्रिप लगा है जो उसे जरूरत के हिसाब से पोषण दे रहा है। हाँ, ये एक अच्छा सादृश्य है, बिल्कुल। इसकी मुख्य चुनौती ड्रिपर्स का जाम होना हो सकती है, खासकर अगर पानी खारा हो या घोल में कण हो। अच्छा। इसलिए फिल्टर का इस्तेमाल और नियमित जांच जरूरी है। ठीक है। अब तक के सिस्टम्स में तकनीक का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एनएफटी, DWC, फिर एब एंड फ्लो, ड्रिप, और अब हमारे एरोपोनिक्स पर। आपने शुरू में कहा था कि ये सबसे हाईटेक है। क्या ये अंतरिक्ष यान जैसा कुछ है? अंतरिक्ष यान तो नहीं, लेकिन हाँ, ये काफी उन्नत तकनीक है और नासा ने इस पर काफी शोध किया है, ये बात सही है। अच्छा। एरोपोनिक्स में पौधे बिना किसी ग्रोइंग मीडियम के उगाए जाते हैं। बिना मीडियम के? हाँ, उनकी जड़ें हवा में लटकी रहती हैं, आमतौर पे एक बंद अंधेरे चैम्बर या कंटेनर के अंदर। हवा में, बिना किसी सहारे के? तो फिर उन्हें पानी और पोषण कैसे मिलता है? ये तो बड़ा अजीब है। यहीं पर तकनीक आती है। एक टाइमर से नियंत्रित हाई प्रेशर पंप होता है जो पोषक घोल को बहुत महीन बूंदों या धुंध मतलब मिस्ट के रूप में सीधे जड़ों पर स्प्रे करता है। स्प्रे करता है? कितनी देर? ये स्प्रे कुछ सेकंड के लिए होता है और हर कुछ मिनटों में दोहराया जाता है। चैम्बर बंद होने के कारण नमी बनी रहती है और अंधेरा शैवाल यानी एल्गी को पनपने से रोकता है।
तो जड़ें ज्यादातर समय हवा में ही रहती हैं, बस थोड़ी थोड़ी देर में उन पर पोषण की फुहार पड़ती है। इसका फायदा क्या है? इतना झंझट क्यों? सबसे बड़ा फायदा है ऑक्सीजन। क्योंकि जड़ें पूरी तरह हवा के संपर्क में रहती हैं, उन्हें ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा मिलती है, जो उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। इसी वजह से एरोपोनिक्स में पौधों की बढ़त अक्सर बाकी सभी हाइड्रोपोनिक सिस्टम से तेज होती है। सबसे तेज? हाँ, अक्सर। पानी और पोषक तत्वों का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है, क्योंकि सीधे जड़ों पर स्प्रे किया जाता है, बर्बादी नहीं होती। सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा कुशल और तेज लगता है। तो फिर हर कोई इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करता? कुछ तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ नहीं, पर हाँ, ये जितना कुशल है उतना ही नाजुक भी है। इसे स्थापित करना महंगा और जटिल हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा स्प्रे नोजल्स का जाम होना है। हाँ, वो तो हो गई। अगर नोजल जाम हो गए या पंप टाइमर ने काम करना बंद कर दिया, तो हवा में लटकी जड़ें मिनटों में सूख सकती हैं और पौधा मर सकता है। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। ओहो, ये तो बड़ा रिस्की है। हाँ, इसीलिए ये आमतौर पर शुरुआती लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है। ये उन्नत शौकीनों, शोधकर्ताओं या विशिष्ट व्यावसायिक उत्पादकों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ गया। हाई रिवॉर्ड लेकिन हाई रिस्क भी। ये तो वाकई उन्नत स्तर की चीज है। अब हमने 5 सिस्टम देख लिए। आखिरी वाला विक सिस्टम, इसके ठीक विपरीत लगता है। आपने कहा था ये सबसे सरल है, बिना तामझाम के। हाँ, विक सिस्टम हाइड्रोपोनिक्स का सबसे बुनियादी और पैसिव रूप है। पैसिव इसलिए क्योंकि इसमें किसी पंप, टाइमर या बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। बिना बिजली के? सच में? ये कैसे संभव है? इसमें 2 मुख्य हिस्से होते हैं। नीचे एक जलाशय, मतलब एक बर्तन जिसमें पोषक घोल भरा होता है। ठीक है। और उसके ऊपर एक कंटेनर जिसमें पौधा किसी सोखता ग्रोइंग मीडियम में लगा होता है, जैसे कोकोकॉयर, पीट मॉस या वर्मिक्यूलाइट। ओके, एक बर्तन नीचे, एक ऊपर। हाँ, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है एक विक या बत्ती। ये नायलॉन की रस्सी हो सकती है, फेल्ट की पट्टी या कपड़े का टुकड़ा भी हो सकता है। अच्छा, एक बत्ती। बत्ती का एक सिरा जलाशय के घोल में डूबा रहता है और दूसरा सिरा ऊपर ग्रोइंग मीडियम तक जाता है। और ये बत्ती यादू करती है, मतलब पानी ऊपर खींचती है? हाँ, ये बत्ती केशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन के जरिए काम करती है। कैपिलरी एक्शन? हाँ, ये तरल पदार्थों का एक गुण है जिससे वे बिना किसी बाहरी मदद के संकरे रास्तों से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जैसे दिए में तेल बाती से ऊपर चढ़ता है ना। हाँ हाँ। या जैसे स्पंज पानी सोखता है। बिल्कुल। ये बत्ती धीरे धीरे पोषक घोल को ऊपर खींचकर ग्रोइंग मीडियम तक पहुंचाती है, जिससे मीडियम नम रहता है और पौधे की जड़ों को पानी और पोषण मिलता रहता है। ये तो सच में बहुत सरल है। कोई पंप नहीं, कोई बिजली नहीं। तो क्या इसमें कोई कमी है या ये इतने सरल तरीके से सब कुछ दे देता है? देखिए, इसकी सादगी ही इसकी सीमा भी है। बत्ती एक सीमित मात्रा में ही पानी ऊपर खींच सकती है। अच्छा। इसलिए ये उन पौधों के लिए तो ठीक है जिन्हें ज्यादा पानी या पोषण की जरूरत नहीं होती, जैसे छोटी जड़ी बूटियां, पुदीना, अजवाइन या लेट्यूस के छोटे पौधे, माइक्रोग्रीन्स। लेकिन बड़े पौधे या ज्यादा पानी चाहने वाले पौधे जैसे टमाटर या खीरा इसमें अच्छे से नहीं पनप पाते। उन्हें पर्याप्त पानी और पोषण नहीं मिल पाता। ओके। और एक और बात, ग्रोइंग मीडियम कभी-कभी ज्यादा गीला रह सकता है, जिससे जड़ों में फंगस लगने का खतरा रहता है। तो ये छोटे पैमाने पर कम जरूरत वाले पौधों के लिए या बच्चों के विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए एक बढ़िया कम लागत वाला विकल्प है, लेकिन बड़े पैमाने पर या ज्यादा मांग वाले पौधों के लिए नहीं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे 6 मुख्य हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स। हर एक का अपना तरीका, अपनी ताकत और अपनी सीमाएं हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि एक ही लक्ष्य, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना, को पाने के कितने अलग अलग रास्ते हैं। क्या हम जल्दी से इन 6 की एक तुलना कर सकते, ताकि सुनने वालों के लिए मुख्य बातें याद रखना आसान हो जाए? एक क्विक रिकैप जैसा। जरूर, ये एक अच्छा विचार है। चलिए एक त्वरित सारांश या कह लें चीट शीट बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला NFT न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, कठिनाई मध्यम, बहते पानी की पतली परत, पत्तेदार सब्जियों, जड़ी बूटियों के लिए बेस्ट, निरंतरता जरूरी। ओके, NFT मीडियम पत्तेदार सब्जी। दूसरा WDC शुरुआती लोगों के लिए आसान, जड़े पानी में ऑक्सीजन पंप से, लेट्यूस जैसी तेजी से बढ़ने वाली चीजों के लिए बढ़िया कम लागत, पानी के टेम्परेचर का ध्यान रखना है। WDC आसान, पत्तेदार सब्जी, सस्ता। ठीक है। तीसरा एब एंड फ्लो, फ्लड एंड रेन, कठिनाई मध्यम, पानी आता जाता है, मीडियम का इस्तेमाल, टमाटर, मिर्च जैसे बड़े पौधों के लिए अच्छा, वर्सेटाइल,
टाइमर पंप पर निर्भर। एब एंड फ्लो मीडियम, बड़े पौधे वर्सेटाइल, गॉट इट। चौथा ड्रिप सिस्टम, मध्यम से उन्नत, हर पौधे को बूंद बूंद पोषण, मीडियम का इस्तेमाल, कमर्शियल फार्मिंग, बड़ी फसलों के लिए आदर्श, ड्रिप पर जाम होने का ध्यान रखना है। ड्रिप मीडियम, एडवांस्ड, कमर्शियल, बड़े पौधे, ओके। पांचवा एरोपोनिक्स, एडवांस्ड, जड़ें हवा में, पोषण का स्प्रे, सबसे तेज बढ़त, पानी पोषक तत्वों की बचत, महंगा, नाजुक, रिसर्च या एक्सपर्ट्स के लिए। एरोपोनिक्स एडवांस, सबसे तेज पर रिस्की। और छठा विक सिस्टम, शुरुआती लोगों के लिए बहुत आसान, पैसिव, बिना बिजली के, बत्ती से पोषण, छोटे पौधे, जड़ी बूटियां, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बेस्ट, बड़े पौधों के लिए नाकाफी। विक बहुत आसान, छोटे पौधे सस्ता। ये बहुत मददगार है। इतने सारे विकल्पों को देखकर यह स्पष्ट है कि हाइड्रोपोनिक्स सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि तकनीकों का एक पूरा समूह है। लेकिन मतलब दिन के अंत में ये सभी अलग अलग सिस्टम एक ही मूल उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा हमने शुरू में कहा था, इन सभी का केंद्रीय लक्ष्य एक ही है, पौधों की जड़ों तक बिना मिट्टी के 3 आवश्यक चीजें पहुंचाना: पानी, पोषक तत्व और ऑक्सीजन। पानी, पोषण, ऑक्सीजन। हाँ, हर सिस्टम इस लक्ष्य को थोड़े अलग तरीके से हासिल करता है, जिसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं और जो उसे किसी खास स्थिति या फसल के लिए ज्यादा या कम उपयुक्त बनाते हैं। और शायद यही विविधता हाइड्रोपोनिक्स को इतना लचीला और दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ खेती का एक तरीका नहीं बल्कि समस्या समाधान और नवाचार का भी एक उदाहरण है। यहाँ एक और पहलू है जिस पर विचार करना चाहिए, जो शायद चुनने में मदद करे। बताइए। जब कोई ये तय करता है कि कौन सा हाइड्रोपोनिक सिस्टम चुनना है, तो फैसला सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन सी फसल उगानी है। अच्छा, फिर किस पर? व्यक्तिगत लक्ष्य और संसाधन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। मतलब उगाने वाले का उद्देश्य क्या है? क्या वो बस एक नया शौक आजमाना चाहता है और कुछ सीखना चाहता है? हाँ, हो सकता है। तो शायद DWC या विक सिस्टम अच्छा हो। या क्या लक्ष्य पानी और ऊर्जा की अधिकतम बचत करना है, तो शायद NFT या एरोपोनिक्स पर विचार करें। सेटअप कितना जटिल हो सकता है और कितना समय रखरखाव के लिए दिया जा सकता है। ये भी सोचना पड़ेगा। एब एंड फ्लो या ड्रिप सिस्टम मध्यम जटिलता वाले हैं। और बेशक बजट कितना है? हाँ, पैसा तो जरूरी है। विक सबसे सस्ता है, एरोपोनिक्स सबसे महंगा। तो फसल के अलावा ये व्यक्तिगत कारक, सीखने की इच्छा, दक्षता, जटिलता, सहनशीलता, लागत, ये भी सही सिस्टम चुनने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मतलब सबसे अच्छा सिस्टम वो नहीं जो सबसे फैंसी हो, बिल्कुल, बल्कि वो जो उगाने वाले की जरूरतें, लक्ष्य और परिस्थितियों के लिए सबसे फिट बैठे। बेहतरीन अंतर्दृष्टि। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज हमने 6 मुख्य हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स की दुनिया की सैर की। उम्मीद है कि इससे सुनने वालों को इन तकनीकों की बेहतर समझ मिली होगी। अगले अंक में हम इनमें से एक पर और गहराई से बात करेंगे, NFT पर। हाँ, जो व्यावसायिक रूप से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रणालियों में से एक है। हम जानेंगे कि इसे कैसे सेटअप करें, इसे चलाते समय किन बातों का ध्यान रखें और इसमें सफलता पाने के नुस्खे क्या हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है और आप इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, तो हमें फॉलो करना और रेटिंग देना न भूलें। इससे हमें इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने और इस समुदाय को बढ़ाने में मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले अंक में मिलते हैं।